आज हम प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्र यानी कि वैदिक काल की यूनिवर्सिटी के विषय में अध्ययन करेंगे और फिर उन पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वैदिक काल का साहित्य और शिक्षा प्रक्रिया को समझ लिया था, तो अब हम प्राचीन काल के शिक्षण प्रक्रिया को समझकर आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा था तथा श्रवण परंपरा द्वारा कंठस्थ करवाया जाता था। गुरुकुल में रहकर अध्ययन करना होता था छात्रों को, और शिक्षा की जो व्यवस्था थी वह निःशुल्क व्यवस्था थी। तो जो शिष्य होते थे वो भिक्षा के द्वारा अपना वित्त पोषण करते थे और राजाओं के दान से भी गुरुकुल चलते थे। और वैदिक काल में पराविद्या पर विशेष महत्व दिया जाता था। पराविद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान। पिछली वीडियो में हमने दो विद्याएं पढ़ी थी, पराविद्या और अपराविद्या। तो एंशिएंट टाइम में पराविद्या पर विशेष महत्व दिया जाता था। ये सभी अभी हम बुलेट पॉइंट्स में पढ़ रहे हैं, आगे हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो परीक्षाएं जो होती थी वैदिक काल में आज की तरह लिखित परीक्षाएं नहीं होती थी। गुरु साक्षात्कार के माध्यम से निर्णय करते थे कि छात्र सफल अथवा योग्य हुआ या नहीं। तो योग्यता तय करने के पश्चात शिष्य को स्नातक की उपाधि दी जाती थी। और हमने कल पिछली वीडियो में पढ़ा था कि दर्शन को न्याय वैशेषिक सभी दर्शनों के बारे में पढ़ा था। तो 12वीं शताब्दी में न्याय दर्शन में परिवर्तन हुआ और दो भाग हुए, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं सही मिलान में। तो हमें ध्यान रखना होगा कि नव्य न्याय की दो शाखाएं थी, मिथिला और नवद्वीप। नवद्वीप का वर्तमान में नादिया नाम है या पश्चिम बंगाल में एक जगह है। और चाणक्य और पाणिनि दोनों ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की और वहाँ पढ़ाया भी। खगोल विज्ञान के लिए आर्यभट्ट और वाराह मिहिर प्रसिद्ध थे। नालंदा के पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था, जिसके 3 भाग थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु आए थे। और प्राचीन काल में अर्थात वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति अत्यंत सम्माननीय थी। वो वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेती थी। तो गार्गी, मैत्रेयी और लोपामुद्रा विदुषी महिलाएं वैदिक काल में थी। गार्गी जो थी वो राजा जनक की सभा की महान दार्शनिक थी। मैत्रेयी आध्यात्म और दर्शन की ज्ञाता थी। लोपामुद्रा ऋग्वेद के मंत्रों की रचयिता थी, यानी कि स्वयं ऋषिका थी। और एक अंतिम पॉइंट यह है कि यूनेस्को ने तक्षशिला और नालंदा को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया है। तक्षशिला को 1980 में और नालंदा को 2016 में शामिल किया था। अब हम प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्रों अर्थात वैदिक युग के विश्वविद्यालयों का अध्ययन करेंगे। तो पहला विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। यह 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का इसकी स्थापना मानी जाती है और गांधार में यह स्थापित है, यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान में। और इसे विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय मानते हैं, यानी कि यही पहला विश्वविद्यालय है। और यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ प्रवेश की जो न्यूनतम आयु थी वो 16 वर्ष थी, यानी कि एंट्रेंस का कोई एग्जाम नहीं होता था। अब 16 वर्ष के हो गए हैं तो आप योग्य हैं इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के। और यहाँ का प्रमुख विषय आयुर्वेद था, धनुर्विद्या थी, राजनीति थी और कला थी। और यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करें तो आचार्य चाणक्य यहाँ के आचार्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य, पाणिनि और चरक ने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ के विषय 18 शिल्प यानी आर्ट्स थे, विधाएं जिनमें सैन्य विज्ञान, खगोल विज्ञान और वाणिज्य भी शामिल थे। और जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है चाणक्य का अर्थात कौटिल्य का, इन्होंने यहीं पर लिखा था। और इस विश्वविद्यालय की एक प्रमुख बात यह है कि यह अपने स्वतंत्रता के लिए जाना जाता था। यहाँ कोई औपचारिक पाठ्यक्रम या परीक्षा नहीं थी। गुरु स्वयं तय करते थे कि शिक्षक ने शिक्षा पूरी कर ली है अथवा नहीं। अंतिम पॉइंट की यूनेस्को ने इसे 1980 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। दूसरे विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय है। इसका समय 5वीं शताब्दी है, राजगीर बिहार में स्थित है। यह बौद्ध शिक्षा महायान का सबसे बड़ा केंद्र था। गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम द्वारा स्थापित करवाया गया था यह विश्वविद्यालय। और यहाँ की एक विशेषता है, इसे हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि यहाँ पर एक विशाल पुस्तकालय था जिसे धर्मगंज कहा जाता था, जिसके 3 भाग थे, रत्नोदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक यानी रत्नरंजक। तो इस पुस्तकालय की विशेषता है, इसके बारे में बहुत लिखा गया है। चीनी यात्रियों ने या फिर जो भी बाहर से पढ़ने आते थे अभिलेखों में भी इसका वर्णन है। तो यह पुस्तकालय बहुत ही ऊंची इमारत थी, यानी कि कहते हैं 9 मंजिला इमारत थी। और वेनसांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों ने यहाँ वर्षों तक अध्ययन किया, यहाँ के अनुशासन की बहुत प्रशंसा की। और यहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया तक्षशिला जैसा नहीं था, यहाँ पर अत्यंत कठिन था। द्वार पर स्थित द्वार पंडित कठिन परीक्षा लेते थे, जिसमें केवल 20 से 30% छात्र ही सफल हो पाते थे। और यूनेस्को ने नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में विश्व धरोहर स्थलों में शामिल कर लिया है। यहाँ यह विश्वविद्यालय का विनाश भी हुआ। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट करवा दिया था। और वर्तमान की स्थिति यह है कि जो विश्वविद्यालय था नालंदा प्राचीन समय में, वो एक पर्यटन स्थल बन चुका है। वहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ जल चुका है। अब देखा जाए तो जून 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ एक नए आधुनिक परिसर का उद्घाटन कर दिया उसी के बगल में। और अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आक्रमण के बाद पढ़ाई जारी थी अथवा नहीं।
तो कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, जैसे कि 13वीं शताब्दी का एक चीनी अर्थात तिब्बती भिक्षु थे चाग लोत्सावा। उन्होंने यहाँ पे यात्रा की और पाया कि एक 90 वर्षीय कोई गुरु हैं राहुल श्रीभद्र, वो अभी भी लगभग 70 छात्रों को पढ़ा रहे थे। यानी कि अगर उस समय जब विश्वविद्यालय था तो यहाँ पे लगभग 10,000 छात्र पढ़ते थे, यानी नष्ट होने के बाद सिर्फ 70 छात्र पढ़ाते थे वो। धीरे धीरे इस विश्वविद्यालय का पतन हो गया, संसाधनों की कमी, असुरक्षा, राजकीय सहायता बंद होने के कारण। यानी कि 13वीं शताब्दी के अंत तक यह पूरी तरह से बंद हो चुका था। और 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को ने इसे जो है विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया। और वर्तमान की स्थिति ये है कि यह खंडहर के रूप में पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ का पुनरुद्धार 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा कर दिया गया, तो एक नया परिसर अब बन चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे विश्वविद्यालय पर, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। इसका समय 8वीं शताब्दी है, भागलपुर बिहार, यह भी बिहार में ही है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। विश्वविद्यालय के केंद्र में विद्यागृह नामक मुख्य व्याख्यान कक्ष है, जिसके 6 प्रवेश द्वार थे। विशेषता यहाँ की यह है कि यह विशेष रूप से वज्रयान बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि तंत्र विद्या का केंद्र। और यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं कि तंत्र विद्या का केंद्र कौन सा विश्वविद्यालय है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। और यह भी नालंदा विश्वविद्यालय के भांति ही ख्याति प्राप्त था। यहाँ के लगभग 108 विद्वान प्रसिद्ध थे। प्रबंधन यहाँ पे यह था कि यहाँ के विद्वानों को पंडित की उपाधि दी जाती थी, और इसका भी विनाश हुआ। इसे भी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। चौथे विश्वविद्यालय पर हम बढ़ते हैं, तो वल्लभी विश्वविद्यालय है। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित था। यह मैत्रक राजाओं के संरक्षण में फला फूला। इसकी विशेषता यह है कि यह हीनयान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, जबकि नालंदा महायान का केंद्र था। अब प्रशासनिक शिक्षा यहाँ की बहुत प्रसिद्ध थी, यानी कि यहाँ के जो स्नातक राजाओं के दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त होते थे, राजनीति में जाते थे। और यहाँ का महत्व यही है कि प्रशासन और नीति शास्त्र की शिक्षा के लिए यह विश्वविद्यालय जाना जाता था। इत्सिंग के अनुसार यहाँ विदेशों से छात्र पढ़ने आते थे। यह नालंदा की तरह ही प्रसिद्ध था, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा में महायान की शिक्षा थी, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। और 5वें विश्वविद्यालय पर बढ़े तो कांचीपुरम विश्वविद्यालय है। इसका समय लगभग दूसरी तीसरी शताब्दी के आसपास है, यानी कि पहली शताब्दी से 5वीं शताब्दी के बीच में इसकी प्रगति होती रही है लगभग, तो हम समझ लेते हैं दूसरी तीसरी शताब्दी। और दक्षिण भारत के पल्लव काल के दौरान कांची शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ की विशेषता यह है कि घटिका कहा जाता था इसे। यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की शिक्षा साथ साथ दी जाती थी। यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं घटिका शब्द से, कांचीपुरम हमें ध्यान रखना होगा। और यहाँ के विद्वान की बात करें तो प्रसिद्ध तर्कशास्त्री दिंगनांग ने यहाँ अध्ययन किया था। हम 6वें विश्वविद्यालय पर बढ़ते हैं। यह बिहार में स्थित है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। पाल वंश के प्रथम राजा गोपाल द्वारा स्थापित करवाया गया था। इसका प्रभाव इतना था कि तिब्बत के पहले बौद्ध मठ जो था उसका मॉडल इसी विश्वविद्यालय पर आधारित था, यानी कि बहुत प्रसिद्ध था अपने समय में। तिब्बती अभिलेखों के अनुसार यहाँ लगभग 12,000 छात्र अध्ययन करने वाले थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य श्री गंगा यहाँ के छात्र थे। 7वें विश्वविद्यालय की बात करें तो पुष्पगिरी है, और इसका समय तीसरी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक था। यानी कि तीसरी शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था और 9वीं शताब्दी के आसपास इसका कुछ प्रगति हुआ। यानी कि वही सीन था कि नष्ट होता गया, बनवाया गया, फिर नष्ट होता गया, यही सीन था। इसकी स्थापना कलिंग साम्राज्य द्वारा किया गया था। विश्वविद्यालय परिसर में 3 पहाड़ थे, यानी कि विश्वविद्यालय के आसपास ललित गिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी 3 पहाड़ थे। वहां तक परिसर का विस्तार था। और अभी अगर वर्तमान में कुछ अवशेषों के आधार पर माने तो इस विश्वविद्यालय को सम्राट अशोक ने ही स्थापित करवाया था, यह माना जा रहा है। अब हम बढ़ेंगे अपने 8वें विश्वविद्यालय पर, तो सोमपुरा विश्वविद्यालय है, और इसे राजा देवपाल द्वारा स्थापित करवाया गया था। और इस विश्वविद्यालय की विशेषता ये है कि इसमें बहुत ऊंचे ऊंचे भवन थे, यानी कि इसकी इमारतें बहुत ऊंचे थी, यह साक्ष्य मिलता है। और लगभग 800 वर्षों तक यहाँ पर अध्ययन और अध्यापन हुआ, और बाद में इसका भी विनाश हो गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे भी नष्ट किया। अब हम अंतिम विश्वविद्यालय पर पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण है, जगदला विश्वविद्यालय। राजा रामपाल द्वारा स्थापित करवाया गया था, तांत्रिक बौद्ध शिक्षा का केंद्र था ये। इसका भी विनाश हुआ, इसे भी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया। ये कुछ मुख्य विश्वविद्यालय थे, बाकी और भी हैं, पर इसमें हमें ध्यान फिर से वही बात रखनी होगी कि हायर एजुकेशन में कितना भी पढ़ लो, आपके सभी प्रश्न सही नहीं हो सकते। तो अब हम बढ़ते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे कि किस तरह के प्रश्न बनते हैं या बने हैं पिछले कुछ वर्षों में। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।
तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन हम जल्दी-जल्दी करेंगे, ऐसा नहीं कि वही सोचते रहें। तो 1980 में घोषित किया था। दूसरे प्रश्न पर बढ़ें तो प्राचीन काल में खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में शून्य की अवधारणा देने वाले विद्वान कौन थे? हमें यह बचपन से सुना है कि ज़ीरो किसने इन्वेंशन किया? तो यह आर्यभट्ट हैं, आँख बंद करके भी हम बता सकते हैं। तो तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अष्टाध्यायी जो एक व्याकरण ग्रंथ है संस्कृत का, उसके लेखक कौन हैं? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। हमने कल की वीडियो में ये पढ़ा था। किस प्राचीन विश्वविद्यालय को हीनयान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता था? तो वल्लभी विश्वविद्यालय को माना जाता था। 5वें प्रश्न पर बढ़े तो वैदिक काल की उन विदुषी महिलाओं को क्या कहा जाता था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा और दर्शन के लिए समर्पित कर दिया? तो पिछली वीडियो में हमने यह भी पढ़ा था कि 2 प्रकार की महिलाएं थी, ब्रह्मवादिनी और सद्योद्वाहा। तो जो अपना पूरा जीवन शिक्षा में समर्पित कर देती थी, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। और प्रश्न नंबर 6 पर बढ़ें तो प्राचीन काल में शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का जनक किसे माना जाता था? तो वो सुश्रुत थे। यानी कि हमारे यहाँ जो है सर्जरी भी था वैदिक युग में, तो उसे आचार्य सुश्रुत के द्वारा माना जाता था। और प्रश्न 7 ये है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक द्वारा करवाई गई थी? तो धर्मपाल, ये एकदम ध्यान रखना होगा हमें। और प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में समय बिताया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने पढ़ाया था। काफ़ी वर्ष तक यहाँ पर वो रहे थे। उसके बाद बहुत ही अच्छी-अच्छी जानकारी भी इस विश्वविद्यालय की में दी। यानी कि उनके ही जानकारी के आधार पर हमें काफ़ी कुछ ज्ञात हो पाता है अपने देश और इस विश्वविद्यालय के विषय में। और 9वां प्रश्न है कि नवविनायक की प्रसिद्ध शिक्षण पद्धति किस स्थान पर विकसित हुई? तो जैसा कि हमने पढ़ा था, तो नादिया ही हम इसमें मानते हैं, क्योंकि मिथिला और नादिया दोनों थे, लेकिन हम अभी नादिया मानते हैं क्योंकि ज़्यादातर विद्वान इसी मत से सहमत हैं कि नादिया अर्थात नवद्वीप यानी पश्चिम बंगाल में ही हुआ था। और प्रश्न संख्या 10 पर बढ़ते हैं तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो जब अखंड भारत था तो वो गांधार क्षेत्र था, लेकिन अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान काफ़ी बढ़ चुका है देश, तो वर्तमान में वो पाकिस्तान में है। और 11वां जो प्रश्न है वो सूची मिलाना है। तो हमारे पास 2 सूचियाँ हैं, एक विद्वानों की है, एक रचना की है। हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था। तो हम मिलाते हैं कि चाणक्य की कौन-सी रचना है। तो यह प्रसिद्ध है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र है। और अगर हम चरक की बात करें तो चरक संहिता है, जैसा कि नाम से पता चलता है। पतंजलि की महाभाष्य है। वाराहमिहिर की अर्थशास्त्र है। यानी कि हमारा जो है बी सही है ऑप्शन। और 12वें प्रश्न पर बढ़ें तो निम्नलिखित में से कौन सी विदुषी महिला उपनिषद काल में अपनी दार्शनिक क्षमता के लिए जानी जाती थी? हमको आँख बंद करके ये नाम रट लेना है, गार्गी। यह बहुत ही विदुषी थी, इनको हमें ध्यान रखना है। और 13वां प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ली जाने वाली कठिन मौखिक परीक्षा किसके द्वारा आयोजित करवाई जाती थी? तो ना कुलपति लेते थे, ना आचार्य लेते थे, ना शार्तवाह लेते थे। वहाँ के जो द्वार पंडित है, यानी कि आज के समय में देखा जाए तो हमें जिसे गार्ड कहते हैं, यानी कि वो इतने विद्वान थे कि वो परीक्षा लेते थे एंट्रेंस के लिए। और 14वां प्रश्न ये है कि दक्षिण भारत का वह कौन-सा प्रमुख केंद्र था जिसे घटिका कहा जाता था और जहाँ वेदों की शिक्षा दी जाती थी? तो अभी हमने पढ़ा कि कांची विश्वविद्यालय। और प्राचीन भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुक्ति है। तो इसे शिक्षा के किस रूप में जाना जाता है? तो हमने 2 विद्याएँ पढ़ी थी पिछली वीडियो में, पराविद्या और अपराविद्या। तो हम समझते हैं कि मुक्ति जो है वो पराविद्या यानी कि हायर नॉलेज के अंतर्गत आती है। और 16वां प्रश्न ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय धर्मगंज के 3 विभागों में से कौन-सा शामिल नहीं था? हमने पढ़ा था कि रत्नोदधि, रत्नसागर, रत्नरंजक, ये धर्मगंज जो पुस्तकालय था उसके 3 भाग थे और इसे हमें ध्यान से एकदम रट लेना है। तो यानी कि रत्नभक्षक नहीं था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन-सा प्राचीन विश्वविद्यालय तंत्रवाद या वज्रयान बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए मुख्य केंद्र था? नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, तक्षशिला। जिनमें से हमको पता है कि तंत्रवाद के लिए विक्रमशिला प्रसिद्ध था। फिर 18वें प्रश्न पर वही सुमेलित करना आ गया है। एक सूची विद्वानों की है, एक उनकी विशेषता अथवा विषय की है। तो आर्यभट्ट, चरक, पाणिनि और सुश्रुत हैं। तो आर्यभट्ट की अगर हम विशेषता देखें तो खगोल विज्ञान है। चरक की देखें तो इनका जो है चिकित्सा थी। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के थे। और सुश्रुत की बात करें तो ये सर्जरी के जनक माने जाते हैं, अर्थात शल्य चिकित्सा के। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। और 19वें प्रश्न की बात करें तो प्राचीन भारत के किस विश्वविद्यालय में द्वार पंडित द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी? अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसा ही एक मिलता-जुलता प्रश्न किया, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि नालंदा है। और 20वां प्रश्न ये है कि प्रसिद्ध चीनी विद्वान इत्सिंग ने 7वीं शताब्दी में भारत के किस विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी? तो यह नालंदा और वल्लभी दोनों जगह से पढ़े थे। ह्वेनसांग की बात करें तो नालंदा था, लेकिन इनका वल्लभी में भी इनके
से मतलब इनके अभिलेखों या फिर इनकी रचनाओं से ज्ञात होता है इनके बारे में। और प्रश्न 21 यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ? तो 15 जुलाई लगभग डेट यही था। 2016 में जो है नालंदा विश्वविद्यालय विश्व धरोहर घोषित किया गया, और तक्षशिला हमको ध्यान रखना होगा कि 1980 था। और 22वां प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में पराविद्या का क्या अर्थ है? तो पराविद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान होता है, अपराविद्या सांसारिक ज्ञान होता है, यानी कि हायर नॉलेज को पराविद्या कहते हैं। और 23वां प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने की थी और यह किस लिए प्रसिद्ध था? तो अभी हमने एक प्रश्न हल किया था कि तंत्रवाद के लिए प्रसिद्ध था, तो इसी से हम समझ जाएंगे कि ऑप्शन बी है। लेकिन धर्मपाल राजा जो थे वही इसकी स्थापना करवाए थे और यह तंत्रवाद के लिए प्रसिद्ध है। और 24वां प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय परिसर का क्या नाम था? जस्ट हमने 2-3 प्रश्न पहले ये हल किया कि धर्मगंज नाम था, जिसके 3 भाग भी थे, रत्नोदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक। अंतिम प्रश्न देखते हैं कि स्थानों को उनके विशेषताओं के अनुसार सुमेलित करना है। तो एक स्थान है और उनकी उस स्थान की विशेषता क्या है? तो मिथिला है, वल्लभी है, कांची है और नादिया है। तो मिथिला जो था वो न्याय और तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध था, वल्लभी जो था हीनयान बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, कांची जो था दक्षिण भारत का शिक्षा केंद्र था, और नादिया नव न्याय की पद्धति थी। इस प्रश्न को मैंने ऐसे इसीलिए बनाया है सामने सामने रख के, ताकि आप समझ सकें कि कौन सा किसके लिए प्रसिद्ध था। तो अभी हमारा यह वीडियो पूरा हो जाता है। हमने लगभग 17-18 मिनट में 25 प्रश्नों को भी हल किया और पूरा जो वैदिक युग के विश्वविद्यालय थे उनको भी पढ़ लिया है, जो कि हमें नहीं लगता कि कुछ बचा होगा। अगली वीडियो में हम हायर एजुकेशन के अन्य टॉपिक को सॉल्व करेंगे और रिवीजन करेंगे। तो हमारा ये सेशन पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।